वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज हम फिजिक्स से रिलेटेड यानी कि जो आपके भौतिक विज्ञान है ना उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। और आपके कमेंट आ रहे थे इंग्लिश और हिंदी, तो एक दो दिन में बीच बीच में आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के भी मिलते रहेंगे, डोंट वरी। और अगर आपको इंग्लिश का ही चाहिए ना तो हमारा जो जेके लोन जॉब चैनल है, जेके लोन जॉब, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, ठीक है। जेके लोन जॉब चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जेके लोन जॉब चैनल पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते। पहला क्वेश्चन है, इससे पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, जिरकॉन की, कार्बन की, इनमें से कोई नहीं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक, ठीक है, चिप किसकी बनी हुई होती है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया? चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपका ऐसी करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है। कौन है वो? रेक्टिफायर, ट्रांसफार्म, ट्रांसमीटर, इनमें से कोई नहीं। उस डिवाइस का नाम बताइए जो प्रत्यावर्ती धारा को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। एसी को डीसी में, पता है? एसी को डीसी में। और उस डिवाइस का नाम भी पता होना चाहिए, उसको उल्टा करता है। तो बता दो गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया होगा? एक रफ पेज लेके बैठ जाओ, उसमें 1 2 3 4 5 और जो भी आपके मन में आ रहा है ना अभी जो ऑप्शन वो लिख दिया करो, जो भी आपके मन में आ रहा हो। फिर उसके बाद अगर गलत है तो उस पर गलत लगा दिया करो, क्योंकि मैं आंसर सॉल्व कर ही रहा हूँ, ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सको, आपका टेस्ट भी हाथों हाथ होता रहे। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेक्टिफायर, ठीक है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करना है तो फिर कौन सी डिवाइस होगी डीसी करंट को एसी में? देखा होगा आपने इन्वर्टर तो देखा होगा, बहुत से घरों में लगा रहता है इन्वर्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, बैटरियाँ होती है, बड़ी बड़ी सी बैटरियाँ देखी होगी आपने। आप में से बहुत सारे वगैरह भी लग रहा होगा तो अच्छी बात है। बैटरियाँ होती है तो बैटरी में क्या होता है, डीसी करंट, तो वो इन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देता है एसी में, तभी तो आपके पंखे वगैरह बल्ब बल्ब जल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, जब क्या उल्टा है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे मजबूत होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तांबे के, इस्पात के, नरम लोहे के, ये सभी बिल्कुल अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, तो आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस्पात, ठीक है। इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर, डोमेन, गॉस, हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापते हैं? चूज कर लिया? चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गॉस। चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापते हैं? गॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है सीवस, रेक्टिफायर, रेगुलेटर या फिर अन्य। बिजली के पंखों की गति, आपने देखा होगा कि आपके बोर्ड में भी लगा होगा एक डिवाइस जिससे आपका जो पंखा होता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो डिवाइस क्या है? आपने चूज कर लिया होगा राइट नाउ। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा रेगुलेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब,
गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस। चूज कर लिया होगा, चेक नाउ। इलेक्ट्रोलाइसिस का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, निकल। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोह चुंबकीय, तो आपसे अनुचुंबकीय पूछा गया है तो इसका आंसर आपको देना है। क्या कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तांबा है, निकल है? चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा अनुचुंबकीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण, चुंबकीय नीति, चुंबकीय दिक्पात, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात। ओके, अगर याद नहीं है तो याद रख लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपसे इंट्रांस एग्जाम कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा। अनुचुंबकीय है, सेलेक्ट कर लो वन ऑप्शन, क्योंकि हमको बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं अभी। आपके इंट्रांस बहुत नज़दीक है, कंपटीशन एग्जाम बहुत नज़दीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकल, पित्तल, इनमें से कोई नहीं। बता दो, अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्या लोहा है, निकल है, पित्तल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पित्तल अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? न्यूटन, निल्स बोर, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। चतुर्थ आयाम का परिचय, वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। कर लिया, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टीन ने जो भौगोलिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। नेक्स्ट है आपका, रडार का आविष्कार कौन था, किसने किया था? फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट वाटसन ने, ऑस्टिन ने, या फिर न्यूटन ने? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। पता नहीं है तो अब याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, एंडरसन, न्यूटन, गैलीलियो। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में, तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लो तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2 से 3 बार देख लोगे ना आप, जैसे आप कोई गाना देखते हो, कोई मूवी देखते हो, 2 से 3 बार देखने के बाद सारे डायलॉग आपको सारे उन अंदर जितना मटेरियल होता है सब कुछ याद हो जाए। तो अगर आप भी इसको 2 से 3 बार देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना। खैर, सॉन्ग तो आपको पता है कि 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, पूरा का पूरा याद हो जाता है। इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना होता है, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट होता है एजुकेशन से। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चेक ना, उसका राइट ऑप्शन का एंडरसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर, आकाश, पूर्व, इनमें से कोई? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, उत्तर की और नॉर्थ की ओर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? चुंबकीय ओनली, निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, ये सभी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिनकी एमसीक्यूज की नॉलेज अच्छी होती है तो टिक कर देता है, और जिसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है वो तो बस इधर उधर देखता रहता है, और इसमें टाइम निकलता जाता है, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में टाइम किस तरह उल्टा चलता है। ठीक है, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपका उल्टा टाइम चलता है, जैसे 2 घंटे का पेपर है तो इधर 58, 57, 56, 55 कम होते जाते हैं, और इस तरह होते होते 0 कम होते होते जैसे कि
जीरो पॉइंट अगर आपके पास 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड, फिर तो बंद ही हो जाता है ऑटोमेटिक, आप लिख ही नहीं सकते उसमें। ठीक है, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो टाइम का महत्व बहुत है गाइज। टिक कर लिया आपने, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकिल, एक चुमके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत होनी नीचे उनके लिए जेके लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर चूज कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैराडे के नियम पर काम करती है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आपने भी ऑप्शन चूज कर लिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन गाइस, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? आपने भी सिलेक्ट कर लिया होगा, चेक नाउ, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका सही नहीं था उसको पनिशमेंट देनी चाहिए कि उनको 2 से 3 से 4 बार ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, आप ही का फ़ायदा है। देखो गाइस, अब आपको पता है कि आज के ज़माने में कंपटीशन कितना हो गया है। अगर आप थोड़े से भी ढीले रह गए ना, थोड़े से भी कमज़ोर रह गए ना, तो आपसे आगे कोई ना कोई निकल ही जाएगा। आज के टाइम पे इंटरेस्ट करके ना छोटी मोटी बात नहीं है, वो गया ज़माना पहले का। आपको पता है कि आजकल 11th 12th में कितनी कितनी परसेंटेजें बनती है, 99 तक जाती है, पॉइंट कुछ तक भी जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, 70%, वो 70%, 75, ओ माई गुड 75, इतनी वैल्यू थी। और आपको पता है कंपटीशन इतना हो गया है, आजकल परसेंटेज बनती है 99। हाँ गाइस, आपको पता होगा, आप खुद 12th 11th 10th पास करके आए हो, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि हमारा जो कंपटीशन है कितना बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपको स्टडी को फोकस करना है गाइस। थोड़े से भी ढीले रह गए तो गए काम से, कोई दूसरा ले लेगा आपकी सीट को। तो आपको पूरा फोकस इसी पर करना है, MCQs पे, ताकि आपसे आगे कोई नहीं निकल पाए। और 2 से 3 बार वीडियो देखे तो भी आपका ही फायदा है। आपके अपने नियम होने चाहिए कि वीडियो कितनी बार देखना है। ठीक है, तभी जाके आप आगे निकलोगे। और मेरा पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, 2 से 3 बार देखोगे कि आप तो 4 बार भी देख सकते हो अगर आपको याद नहीं होगा तो। आपका मकसद याद करना है। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, नियंत्रक, मंदक, परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपने भी टिक लगा दिया होगा, या तो शीतलक पे लगाया होगा, या फिर नियंत्रक पे, या फिर मंदक पे, या फिर परीक्षण पे। ठीक है, तो देखते हैं किस किस का सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंदक के रूप में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग यानी कि D2O जिसका सूत्र होता है, किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। ठीक है, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब किन किन का सही था आप अपनी ईमानदारी से बता सकते हो, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा गलत था, तो अपने आप को कुछ बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, आप अपने आप को थप्पड़ भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मंदक के रूप में। ठीक है, और जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कुलिंज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी दी जाएगी। ठीक है, तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो वहाँ पे। कुलिंज नलिका का प्रयोग, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है,
एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलिंज नलिका का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, रजत, एल्यूमिनियम, तांबा। ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक नाउ, राइट नाउ, सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है गाइस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिलिकॉन आखिर है क्या? क्या इंसुलेटर है, क्या कंडक्टर है, क्या सेमी कंडक्टर है? इनमें से कोई नहीं। तो 1 पे आपको टिक मार्क लगाना है, गलती हो या सही हो बट आपको लगाना है, ताकि आपको खुद को एनालिसिस हो जाए कि हम कितनी गहराई में है अभी। तो लगा लिया होगा आपने, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमी कंडक्टर। अब वो तो आपको पता है कि आपने जो सोचा था क्या वो सही था, जिस पर आपने टिक मार्क लगाया था इससे पहले, मैंने नहीं बताया इससे पहले, क्या वो आपका सही था? तो आप खुद एनालिसिस करने लगा है। अभी आपको पता है कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कोचिंग तो है नहीं, तो आप इसी प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, चलते आगे को, और तरीका भी यही है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? क्या त्वचा को, अस्थि को, मांस को, लकड़ी को? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने भी चूज कर लिया होगा राइट ऑप्शन, टिक भी लगा दिया होगा, चेक नाउ, अस्थि हड्डियों को पार नहीं कर सकती। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर चेस्ट का लेना है, पैर का एक्सरे लेना है, तो मांसपेशियों तो एक्स किरणें, जैसे आपका पैर है, ये आपकी जांग है, जांग के अंदर आपकी हड्डी है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ का एक्सरे लेना है तो एक्स किरण इधर से भेजी जाएगी, इनको तो पार कर जाएगी मांसपेशियों को, तो बट इन हड्डियों को नहीं करेगी। ठीक है, ये हड्डियों को नहीं करेगी, मांसपेशियों तो कर जाएगी। ठीक है, तो इस हड्डी का फोटो आपकी प्लम शीट पर बना दिया जाएगा और आपको दे दिया जाता है। अगर कोई ब्रेकडाउन है, टूटी हुई है, तो उसमें शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। माइक्रोफोन का आविष्कार आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल ने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेड ने, जॉनसन ने, गैलीलियो ने, स्टीफन ने। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपको उन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कर लिया होगा। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा J.L. वेड ने। ठीक है, नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो, न्यूटन। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? आपने भी वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन, नील्स बोर, रदरफोर्ड। ये तो सबका सही जाना चाहिए। देखो गाइस, बच्चों वाला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? अपनी ईमानदार से बता दो। जिसको पता है बहुत बहुत धन्यवाद कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं, और जिसको पता नहीं है तो ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना, आपको भी सब कुछ आने लग जाएगा। सो सिंपल, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए 0.25, 0.41, 0.24, 0.76। तो बता दो गाइज, इसका राइट ऑप्शन आखिर है क्या? टिक लगा दो किसी एक पर, जिस पर भी आपका मन कर रहा ना लगा दो। बाद में देखेंगे कि वो आपने जो टिक लगाया था क्या वो सही था। अगर सही था तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगा लिया टिक, तो चेक कराओ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.24, यानी कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? 0.24। ठीक है, इतना कैलोरीज होता है। पता नहीं है तो पता रख लेना, वीडियो को देखोगे बार बार तो वैसे याद हो जाएगी सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको अपनी पढ़ाई और तेज़ करनी होगी, आप जो कर रहे हैं ना उनसे, क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा है गाइज।
वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गाइस कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आपको क्या बताऊं, अगर आप 1-2 दिन के लिए भी कहीं प्रोग्राम में निकल गए ना तो समझो आपसे आगे कोई और निकल गया। समझ रहे हो ना बात को। एक दिन भी कहीं आप निकल गए किसी प्रोग्राम में तो समझो आपसे आगे कोई निकल गया। इतना कंपटीशन हो चुका है आज के टाइम में। तभी तो आपको पता है कि इंटरेस्ट करना, कंपटीशन फाइट करना कितना मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। बट आप रेगुलरिटी रखोगे, जैसे कि मैं इसी चैनल पर एक वीडियो रोजाना अपलोड करता हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि 2 भी करूँ, बट वो आपके कमेंट आएंगे तभी हो पाएगा ना कि आप इच्छुक हो कि नहीं हो। रोजाना का सुबह भी कर देंगे, शाम को भी कर देंगे। मैं तो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना अगर दोनों टाइम पे चाहिए तो आपको, ठीक है ना। सुबह भी कर देंगे, शाम को भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार, अल्टीमीटर, रडार। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोनार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर, कंडीशनर, ट्रांसमीटर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है। एसी को डीसी में कन्वर्ट, टिक लगा लो किसी एक पर, अल्टरनेटर पर, कंडीशनर, जो भी आपका मन करता है, ट्रांसफार्मर पर, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन अभी चेक होने जा रहा है अल्टरनेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है तो उसको लिख लिया करो गाइज। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु को, आयन को, प्रोटॉन को, ये सभी। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या परमाणु को, क्या आयन को, या फिर प्रोटॉन को, या फिर सभी को। किसी एक पर टिक लगा दो, 5 सेकंड का टाइम है, सोच समझ के लगा दिया होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु को, ठीक है। परमाणु को त्वरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज बल एवं दाब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ पहुंचा तो क्या होगा, बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि नदी में भी तो पानी होता है, समुद्र में भी तो पानी होता है, तो जहाज स्तर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट साइंस लगानी पड़ती है थोड़ी सी। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा, इसके पीछे साइंस छिपा है, ठीक है ना। और वो आपको बताने कि कौन सा साइंस छिपा हुआ है, ठीक है। कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें भी मैंने आपसे पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो बहुत सारों ने कमेंट किया था, उनका भी अभी नाम लूँगा मैं, ठीक है। जब अभी इनका भी बताना है आपको, ठीक है। थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ कि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ गया तो थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्यों आ जाता है ये। पानी तो दोनों में है, इधर नदी है, इधर समुद्र आ गया बड़ा सा, तो इधर से नाव अगर इसमें आ जाती तो क्या फ़र्क पड़ गया, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था। तो आपको कारण बताना है कमेंट में, ठीक है। और जो बताएगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, घटेगा उतना ही रहेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, बीकर है जिसमें पानी पर बर्फ़ तैर रही है, ठीक है। तैरती है ऑब्वियसली बात है, बर्फ़ पानी पर ही तैरती है क्योंकि डेंसिटी का इफेक्ट है। तो जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का थल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, पर वही रहेगा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उतना ही रहेगा, ठीक है ना। पता नहीं है तो याद रख लेना अब की बार लाइफ में।
बर्फ़ पिघल गया, फिर भी पानी का तल वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस आज के भी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। बता दो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? आपने भी टिक लगा दिया होगा, चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, ये आपको पता रखना है, इसलिए फूट जाती है, जमने पर फैलता है। आप सोच रहे होंगे जमने पर सिकुड़ता है, जी बिल्कुल नहीं, फैलता है ये। जबकि अदर चीज़ें जो तेल लोया आता है उसको गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है, बट यहाँ पर पानी में उल्टा हो रहा है, जमने पर फैलता है ये। ठीक है, तो देखो साइंस का कमाल है। तो अगला है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूजन टाइप के आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो लगभग सभी कर देंगे, तो उनको ही पता है एग्जामिनर को कि इजी क्वेश्चन तो सब कर ही देंगे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है आपको जिसमें दिमाग लगाना पड़े, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े, और इजी क्वेश्चन भी देता है ताकि ज़्यादा दिमाग लगाने वाले है ना एक्स्ट्रा, उनका थोड़ा वो हो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको नहीं मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, हार्ड के भी और इजी के भी। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, अस्तित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संचरण हेतु, और फिसलने की संभावना कम हो जाए, इसके लिए बताइए। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्तित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और गाइस, आपको पता है कि पृथ्वी पर जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और इसी कारण से आपका भार भी चेंज होता रहता है, जबकि द्रव्यमान तो आपका सेम रहता है। भार चेंज होता है क्योंकि आपको पता है कि भार का सूत्र क्या होता है, W=mg। तो यानी कि इफेक्ट होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जी आ रहा है आपके, तो आपका भार भी चेंज होगा। तो जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा? क्या बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता दो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? टिक लगा दो, किसी एक पर लगा दिया तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज बढ़ता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जा रहे हैं अपन, ध्रुव की ओर, ठीक है, तो सिंपल ऑब्वियसली बात है कि जी का मान बढ़ता है, यानी कि ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि आपका भार भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। बल गुणनफल है, चेक कर लेते हैं, कर लिया होगा आपने, टिक तो लगा दिया होगा ना, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, लगा दिया करो गाइज, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, अगला है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान त्वरण होता है। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी झूले पर बैठी, एक लकड़ी नहीं है गाइस, लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, लकड़ी यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है गाइस, मैंने सोचा कि मैंने बोला, यहाँ पर लकड़ी लिखा हुआ है बट यहाँ पर लड़की है। ठीक है, लिखा हुआ अभी यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। ठीक है ना, ये गर्ल्स है यानी कि लड़की है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। झूले तो आपने भी बहुत झूले होंगे ना बचपन में, सावन के झूलों में, तो पता तो होगा ना, झूले तो सब झूलते हैं। तो अगर कभी प्रैक्टिकली आपने किया हो, झूले में आप बैठ के झूलते हो, लेकिन कोई अगर झूले में खड़ा हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके दोलन में, यानी कि वो दोलन का मतलब इधर उधर जाता है ना ऐसे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है?
कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा। टिक लगा दो 1 पे। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिजिक्स 11th का क्वेश्चन है गाइस, ये कम हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, याद रह जाएगा, कोई भी लड़की खड़ी हो जाए तो कम हो जाएगा। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है गाइज कि ट्रेन में बैठा कोई भी आदमी, ठीक है, ट्रेन में बैठा कोई भी आदमी, ट्रेन है, चल रही है ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन में बैठा कोई भी आदमी अगर अपने हाथ में, ठीक है, कोई भी आदमी अपने हाथ में कोई बॉल को उछालता है, काफ़ी ऊंचाई पर उछालता है, बैठा हुआ है अंदर, ठीक है, अंदर बैठा हुआ है, बॉल को उछालता है, तो वो बॉल क्या उसके हाथ में वापस आ जाएगी, या उसके पीछे फिक जाएगी, या फिर आगे फिक जाएगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप क्या आंसर दोगे, आपका क्या मत रहेगा उसमें? मान लो आप ही हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आपने एक बॉल को उछाला या कोई सिक्का उछाला, तो क्या वो आपके हाथ में आ जाएगा, या फिर पीछे गिर जाएगा, या फिर आगे गिर जाएगा? बताओ। सिंपल सी बात है गाइस, आप यानी कि आपके हाथ में आ जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि वो भी तो गति कर रहा है ना, सिक्का भी तो आपके हाथ में था, तो वो वापस आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसका भी एग्जांपल दे दिया आपको, रेल वाला, ट्रेन वाला, ठीक है। और ये दूसरा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयोग दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता होंगे तो आप इजीली कर दोगे इसको। और गाइज एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का 1 नंबरों से भी सिलेक्शन रुक जाता है, 1 नंबरों से भी। मैंने बहुत सी बार ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं तो पता है ना, मैं तो इंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ, तो 1 नंबरों से बहुत सारा रुक जाता है, तो उनको कितनी गिल्टी फील होती है खुद उनसे पूछ सकते हो आप, जिनको 1 नंबरों से, देखो ज़्यादा से हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कोई बंदा 1 नंबर से रह जाता है तो कितना दुख होता है वो वही जान सकता है जो रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ये भी आपके साथ हो, आपको हर एक क्वेश्चन पर फोकस करना है ताकि वो वाली गलती आपके साथ ना हो। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाते हैं, उपयुक्त में से दोनों बता दो गाइज। सिंपल, दोनों, ठीक है। संवेग भी दुगना होगा गाइज, और उसका गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। सब जानते हैं 1/2 mv²। चलते आगे और निम्नलिखित में से सदिश राशि है। हाँ गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये जो बताया ना सदिश, यानी कि सदिश और अदिश से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, आप बुक से देख सकते हो। अगर नई वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट आएंगे थे कौन कौन सी चीज़ें सदिश है, कौन सी अदिश है, क्वेश्चन बनता है गाइस में, तो वो पिछली बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेग, लंबाई, समय, द्रव्यमान, सो सिंपल, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। बाकी सब अदिश, लंबाई, अदिश यानी कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है ना वो अदिश होता है। वेग में तो डायरेक्शन होती है, लंबाई में नहीं होती, समय में नहीं होती, द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। जिसमें डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसको सदिश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे आपसे कोई भी चीज़ किसी दिशा में फेंक रहे हो तो हम बोल सकते हैं इस दिशा में उसका वेग है ना, जिसमें दिशा है वो सदिश है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि न्यूटन की गति के तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। तो पहला नियम क्या बोलता है? संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा दिया होगा आपने इस पे 1 ऑप्शन पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व का नियम, ठीक है। और गाइस आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन की कौन सी गति का नियम है? प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत, न्यूटन के किस सिद्धांत पर काम करता है, किस गति के नियम से उड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो सिंपल, ये आपके न्यूटन की थर्ड गति का होगा, रॉकेट वाला, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया ये न्यूटन की थर्ड गति का है। और जड़त्व की बात करें तो ये न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है, ठीक है। चलते आगे एक और, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं।
दो वेक्टर जिनका मान अलग है। बता दो गाइज राइट ऑप्शन। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए। टिक लगा दिया, चेक नाउ। घट जाता है, जिस इसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। सच ही, कड़वा सच भी मान सकते हो उसको। यानी कि आप दाब बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि बर्फ़ का गलनांक तो घटे ही घटेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में, ठीक है, वो पहले वाला क्वेश्चन आएगा गाइस। ये आपको दिखा दे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो गया, सॉरी। ये नदी है और ये आपका समुद्र है। तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा नदी से समुद्र में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है, यही तो मैंने आपसे पूछा था। इसका तो आंसर आपको कमेंट में देना है, जो देगा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है तो आपको सबको पता है, बट क्यों उठ जाती है वही रीजन आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, बहुत बहता हुआ पानी, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। यानी कि आपको पता होना चाहिए किस किस में गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना, तो कर लो चूज। कर लिया, चेक नाउ। खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, जबकि चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है। खिंचा हुआ धनुष में क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है गाइस। और भी उदाहरण बताऊँ आपको, कोई पत्थर ऊंचाई पे जाकर रख दिया, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। स्प्रिंग को अगर आपने कंप्रेस करके सिकुड़ के रख दिया तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है ना, तो आपको सबको पता है। तो जिनको पता नहीं है तो पता कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, 4 गुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जिसको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यानी कि सूत्र पता है तो कर देगा इसको। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज चौगुनी हो जाती है। ठीक है, होगी सही। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है आपका, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूध से मक्खन यानी कि दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपने देखा होगा, छाछ बिलोना आप बोल सकते हो। छाछ को यानी कि दही से छाछ बनाना, तो जब दही से छाछ बनती है तो घी अलग हो जाता है। वो ऐसा क्वेश्चन का मतलब ये है, वो छाछ अलग हो जाती है। तो ये किस विधि से होता है, गुरुत्व से, घर्षण से, या फिर केंद्रापसारी बल से, और उष्मा से। 1 पे टिक लगा दो आप, तो बस लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्रापसारी बल के कारण ऐसा होता है। घी अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, किससे, केंद्रापसारी बल से। तो ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए, कितने सही है ईमानदार से आपको बताना है, और कितने गलत है। अगर गलत है ना तो फिर आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए जेक्लोन जॉब चैनल है स्पेशल, वहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। सो गाइज, और अधिक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।